नेचुरल डाइट फॉर ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, शुगर और फिटनेस के लिए। और हमें ये पता है और हमारे फॉलोअर्स को पता है कि जब वो ये लेंगे या जो ले रहे हैं उनको पता है कहाँ करूँ ये तो मैं बीमारियां हैं, बीपी है वो नॉर्मल हो जाती है बड़ी तेजी से, शुगर नॉर्मल हो जाता है बड़ी तेजी से, एक हफ्ते के अंदर 300 दिन के हफ्ते के अंदर, मोटापा 1 महीने में 10% वेट कम, फिटनेस ये सब भी 1 महीने से 3 महीने में ठीक हो जाता है। तो मैसेज बड़ा क्लियर है, आप एकदम फ्री खाइए, चाहे कहीं से भी लीजिए। और सबसे सस्ता अगर केमिकल फ्री बातें लेना है तो वो अभिनव जी के साथ आज हमारे किसी भी ऑनलाइन स्टोर से ये हमारे प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। आपके लिए, आपके गाँव को क्लियर करने के लिए जो रियल किसान हैं, वो किसान भाई हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, जो यही काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक का काम कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं। नाउ द फील्ड इज ओपन फॉर द सर, ट्रंप ने WHO से अभी किनारा तो नहीं कुछ गड़बड़ है, क्या कहेंगे आप? हाँ, आप देखिए ट्रंप के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं जूनियर रॉबर्ट केनेडी, जो पिछले 25 साल से बोलते आए हैं कि WHO गड़बड़ कर रहा है, उन्हीं को ट्रंप ने अपना हेल्थ सेक्रेटरी बना लिया है। और आज जो किस देश की हालत है मैंने बताया दी ऑक्सीजन के कॉन्टेक्स्ट में, ये किसी भी बीमारी में यूएसए नंबर 1 पे है। तो वही चीजें सिद्ध हो रही है, उनका कोई ऑप्शन नहीं है। WHO से बाहर जाएंगे तो अपना मनमाना कर पाएंगे, WHO में रहेंगे तो वैक्सीन को उतना ही लगाना पड़ेगा। अब बाहर चले गए WHO में तो हर हफ्ते एक वैक्सीन कम करती जा रही है। तो ये एक इंस्पिरेशन है दुनिया के लिए, ये एक इंडिकेशन है कि WHO का मकसद सिर्फ और सिर्फ फार्मा कंपनी का सपोर्ट करना या अपने लिए पैसे बनाना। क्या आप जानते हैं कि आज भारत में हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म से प्रभावित बताया जा रहा है? हैरानी की बात यह है कि 30-40 साल पहले यह समस्या लगभग देखने को ही नहीं मिलती थी। आखिर ऐसा क्या बदला जिसने ऑटिज्म को इतनी तेजी से बढ़ने वाला मुद्दा बना दिया? Amazon पर नंबर 1 बेस्ट सेलर बनी ऑटिज्म से आजादी के बाद अब डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी ने अपनी इसी पुस्तक का अंग्रेजी संस्करण क्योर ऑटिज्म नाउ लॉन्च किया है। नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने ऑटिज्म के कारणों, रोकथाम और उपचार को लेकर अपने दावे प्रस्तुत किए। डॉक्टर बिस्वरूप के अनुसार ऑटिज्म न केवल रोका जा सकता है बल्कि पूरी तरह ठीक भी किया जा सकता है। उन्होंने CAN प्रोटोकॉल के जरिए 1000 से अधिक मामलों में सुधार का दावा किया है। कार्यक्रम में ऑटिज्म से उबर चुके बच्चों और उनके माता-पिता ने मंच से अपनी कहानियां साझा की। ऑटिज्म को लेकर उठे ये सवाल और दावे अब एक नई बहस को जन्म दे रहे हैं। उधर फैल गया, एक बार अगर किडनी फेलियर हो गया तो डायलिसिस ही कराना और अपने मौत का वेट करना है, यही सारी चीजें आपको समझा दी गई हैं। तो ये एक तरह की गुलामी है। गुलामी एक बड़े लेवल की हो गई। गुलामी के लिए आपको पकड़ के जंजीर में बांध देंगे, जेल में डाल देंगे तो ही गुलामी मानी जाएगी, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा ताना बाना बुन दिया, आपके दिमाग को ऐसा घुमा दिया कि मेंटल रूप से हम गुलाम बन गए हैं। तो उस गुलामी से आज़ादी के लिए आज का दिन हमने चुना है। और अभी की गुलामी की अगर बात करें, आज की बात करें, कल की बात करें, इस महीने की बात करें, पिछले हफ्ते की बात करें, अगर आप मीडिया देखते हैं, प्रोपेगेंडा मीडिया देखते हैं, तो जैसा कि मैंने इस साल के शुरू में आपको बता दिया था 1 जनवरी को कि नया साल आ गया है, तो इंतजार कीजिए, अभी कुछ दिनों में एक नया वायरस भी आने वाला है। वो वायरस का नाम आपको याद है, कुछ पता है? अभी अब जिन्होंने मीडिया देखा अभी, दीपा, राइट? तो हर साल खांसी जुकाम बुखार का एक नया नाम हो जाता है, हर साल। इस साल नीपा के नाम से आ गया, पिछले साल वो HMPV याद कीजिए इसी समय, राइट? उससे पिछले साल मंकी पॉक्स, उससे पिछले साल डेल्टा वेरिएंट या फिर अल्फा वेरिएंट, ओमिक्रॉन वेरिएंट, राइट? जिस तरह से गाड़ियों के नए नए मॉडल आते हैं, अलग अलग कंपनियां निकालती रहती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके, थार आ गया, थार रॉक्स आ गया, रॉक्स 1 आ गया, होता ही है ना। उसी तरह से उसी तर्ज पे, उसी मॉडल पे आप देख रहे हैं कि ये वेरिएंट आ गया, वो वेरिएंट आ गया। और प्रोपेगेंडा मीडिया कुछ इस तरह से दिखाती है, उनके पीछे ऐसा म्यूजिक होता है कि जिस तरह से आपको पता है, जब आप फिल्म देखने जाते हैं, डरावनी मूवी, आपको पता है कि ये इसमें से कोई भूत निकल के मुझे खाएगा नहीं, लेकिन फिर भी दिल डर लगता है ना।
तो फिर भी हमें घबराहट होती है जब इस तरह की मूवी देखते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई झूठ अगर कई बार बोला जाए तो हमारा दिमाग नहीं, हमारा दिल उसे सच मानता है। इसी मॉडल पे टिका है ये खेल। ये खेल किस तरह खेला जाता है ये बताना जरूरी है, इससे पहले कि आज के टॉपिक पे आए, क्योंकि ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इसी से सब कुछ जुड़ा हुआ है। कि आप अगर पिछले 5-7 साल देखें, 8 साल देखें, 10 साल देखें, जहाँ तक आपकी याददाश्त जाती है, हर साल खांसी जुकाम बुखार का एक नया नाम आता है। तो ये पीछे कैसे होता है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है। तो इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेता हूँ, लॉजिक ऑफ नीपा टेस्ट। मान लीजिए एक शहर है, उस शहर में चोरी हो जाती है, और चोरी हो जाने के बाद कैसे पता चलेगा चोर कौन है? तो ऊपर से जो हेड ऑफिस है पुलिस का, वहां से गाइडलाइन आता है कि जब भी चोरी हो जाए, गाइडलाइन आ गया कि जिनकी मूछें ऐसी होंगी उन्होंने ही चुराया होगा इस साल में जब भी चोरी हो जाए, ये फोटो आपको दिया, जाके देखो जो ऐसे मूछे वाले हैं उन सबको पकड़ के ले आओ, उन सबको क्वारंटाइन कर दो। तो होगा क्या कि शहर है, चोरी तो होगी, जिस तरह से खांसी जुकाम बुखार तो होगा ही, और जैसे ही होगा तो ढूंढना है किसने चोरी की है। और ढूंढने के लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो क्या है कि इस साल का डायग्नोस्टिक टेस्ट कि मूछे वाला हो, लंबी मूछे होनी चाहिए, इस तरह का आकार का होना चाहिए, वही होना हो चोर होगा। और उस शहर में जितने सारे मूछे वाले हैं उनको सबको क्वारंटाइन कर दिया, ठीक है ना, 21 दिन का क्वारंटाइन। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि 21 दिन के क्वारंटाइन के बाद वो जो चोर था वो शुद्ध हो गया, वो ठीक हो गया, और ठीक हो भी जाएगा। आगे मैं दिखाता हूँ कैसे। तो हर साल WHO से गाइडलाइन आता है कि इस साल हम एक टेस्ट करेंगे, उसे डेंगू बोल देंगे, अगले साल निपा, अगले साल कोरोना। ठीक उसी तरह जिस तरह से हेड ऑफिस से हर साल एक फोटो आ जाएगा, इस साल चोरी होती है आपके शहर में, तो इस तरह के लोगों को पकड़ लेना जिनकी मूछें लगभग ऐसी हों, फिर उनको 21 दिन के लिए क्वारंटाइन रख देना। क्या होगा क्वारंटाइन में रखने के बाद? ठीक हो जाएंगे। अब जरा सोचिए, अगर 21 दिन में इनमें से किसी को भी क्वारंटाइन में रख दिया और जेल के अंदर बंद कर दिया तो होगा क्या? 21 दिन बाद जब इनसे मिलेंगे, इन सब की शक्लें एक जैसी हो जाएंगी। नहीं हो जाएंगी एक जैसी? ना तो वो शेव कर पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे, तो अब एक जैसे लग रहे हैं, वो ठीक हो गए। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि नीपा, कोरोना, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, मंकी पॉक्स, डेंगू, इबोला, HMPV, ये सारे एक जैसे हैं, अलग अलग है ही नहीं। कोई भी नाम दे दो, है तो खांसी जुकाम बुखार, उसका कोई भी नाम दे सकते हैं, राइट? तो उसी तरह से तो ये लॉजिक अगर आपको ठीक से समझ नहीं आ रहा तो इसका साइंस थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। इसे कहते हैं बनाना टेस्ट। बनाना टेस्ट के लिए लेके आओ, बनाना टेस्ट लेके आ जाओ। ये केला टेस्ट है, इस केला टेस्ट से समझ आएगा। कहाँ रखते हैं इसको? यहाँ पे। एक वॉलंटियर भी आ जाए मेरे साथ। आप में से कौन आएगा? आप आएंगे? आइए। देखिए, ये मैंने छीला इसको। इसमें कितने चाकू हैं? 5। कौन से रंग के? है ना? पकड़ लो इन सबको। ये केले हैं आपके सामने, एक जादू करते हैं। इधर आ जाओ। इसको काट दिया हमने, काट के टुकड़े कर दिए, इसको इंजेक्ट कर दिया, ठीक है ना? अब काट दिया और इन्हीं में से किसी एक चाकू से काटा, है ना? कौन से वाले चाकू से काटा सिर्फ इनको पता है, किसी को और नहीं पता, क्योंकि मैं तो पीछे मुड़ गया था। अब ऐसी स्थिति में अगर मैं एक केला दिखा दूं और ये चारों चाकू दिखा दूं, 4-5 चाकू दिखा दूं, उनको एक बार धो भी दूं, फिर दिखा दूं, बताइए इनमें से कौन से वाले ने इस केले को काटा होगा? कैसे पता करेंगे आप? ये तभी पता कर सकते हैं जब आप मौजूद हो, तब जब ये काटा जा रहा था, जैसे कि मौजूद थे, इज़न्ट इट? ये समझना होगा। ये तो क्लियर है कि इन्हीं में से किसी ने किसी चाकू का इस्तेमाल किया होगा इसको काटने के लिए, लेकिन इनमें से कौन से वाले चाकू का यूज किया होगा कुछ नहीं पता, है ना? क्योंकि काटते वक्त आप थे नहीं, काटने के बाद अपने कहा ये टुकड़े हो गए, चाकू भी पड़े हैं इतने सारे, हो सकता है इसी में से किसी से काटा हो, इतना ही ना। ये बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी कभी आपको खांसी जुकाम बुखार यानी कि फ्लू होता है, इसे बोलते हैं मेडिकल भाषा में इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, तो हमारी बॉडी में इस चाकू की तरह बहुत सारे तरह के बैक्टीरिया वायरस हैं जिनमें ये क्षमता है कि आपको खांसी जुकाम बुखार दे दे। अब
जब आपको खांसी जुकाम बुखार हो ही गई तो अगर आप उस वक्त कोरोना का टेस्ट करेंगे तो कोरोना भी मिल जाएगा, अगर उस वक्त आप डेंगू का टेस्ट करेंगे डेंगू पॉजिटिव भी आ सकता है, उस वक्त ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट करेंगे ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव भी आ जाएगा, उस वक्त अगर एचएमपीवी का टेस्ट करें वो भी पॉजिटिव आ जाएगा, राइट। उस वक्त अगर एंसाइक्लिटिस का टेस्ट करें वो भी पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन WHO बोलता है कि इस साल जब भी किसी को खांसी जुकाम बुखार हो नीपा का टेस्ट कर देना। आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब सारे वायरस तो बॉडी में है ही, सारे बैक्टीरिया हैं। मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ जिसको भी नीपा पॉजिटिव आया उसी को कोरोना का टेस्ट करा के देख लो, उसी को टीबी का टेस्ट करा के देख लो। हमने ये सारा कुछ करा के देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो नीपा के नाम पे आपने देखा, जो लोग देखते हैं प्रोपेगेंडा मीडिया आप में से, कि किस तरह की हड़कंप मच गई है। उनके जो वर्ड्स होते हैं ना, लास्ट ईयर का पिछला का देखिए एचएमपीवी के खौफ से हड़कंप मच गई, तो एचएमपीवी वर्ड की जगह नीपा आ गया। वो थंबनेल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है, पिछले साल वाला मैच कर लीजिए। स्पेशल टीम की गठन कर दी गई है, वो बिल्कुल थंबनेल वैसा ही है, हाई अलर्ट पे है मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, बिल्कुल वैसे ही थंबनेल है। बस एचएमपीवी वर्ड था, उससे पिछला कोरोना वर्ड था, अब वो वहां पे नीपा वर्ड आ गया। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस थंबनेल में वो नाम जो भी आया और WHO से वो नाम को डालने की जरूरत है। तो हमने थैंक यू इसको ठीक है, ये सारा वापस वहां पे। तो हमने पिछले साल जब इसी वक्त, याद कीजिए आप, पब्लिक की याददाश्त कमजोर होती है, एचएमपीवी का लॉकडाउन होने वाला है, इस तरह के मामला चल रहा था। कर्नाटक में केस पाया गया, गुजरात में 2 केस पाए गए, मुंबई में 3 पाए गए, है ना। जैसे कि मान लो कोई पता नहीं टेररिस्ट पाया गया हो अलग अलग प्रांतों में, ऐसा मामला हो रहा था। अखबार पिछले तब का आप देखेंगे, टीवी का अगर पुराने वीडियोस तो आपको दिख जाएंगे इसी समय का। तो हमने, हमारी टीम ने, डॉक्टर नमिता यहाँ बैठी है, इन्होंने ये एचएमपीवी का खेल को एक्सपोज करने के लिए हमने क्या किया, हमारे ही ऑफिस के जो अभी आप थे स्टेज पे, हमने सबका एचएमपीवी टेस्ट कर दिया। मैं अपना भी टेस्ट कर दिया, अपना तो मैंने 7 बार कराया, और कुछ कुत्तों का भी कर दिया, गली के कुत्ते। और 50 टेस्ट में से 7 एचएमपीवी पॉजिटिव निकल गए। और जब टेस्ट कराया हमने तो सारे कैमरे लगा दिए ताकि बाद में वो मुकर ना जाए लैब वाला कि भाई ये तो टेस्ट हुआ ही नहीं था। तो बोलने का मतलब ये है कि ये सारे टेस्ट इस तरह से बने हुए हैं कि एक ही इंसान को एक ही समय में एक ही वाला टेस्ट 10 बार करा देंगे तो एक बार पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे इस वक्त 300 लोग बैठे हैं, हम लोग सब मिलके, तो 300 लोगों को अगर कोई भी नीपा का टेस्ट कराता तो 30 नीपा पॉजिटिव केस तो यही है, यानी कि पूरा का पूरा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से यहीं पे है, राइट। तो कितनी विस्फोटक बात है। तो वो टेस्ट का खेल है ये। जब हमने 23 जनवरी 2025 सुभाष चंद्र बोस जयंती, आज ही के दिन हमने ये किताब रिलीज की, तो आप पाएंगे, पीछे जाके देखिएगा कि 24 जनवरी के बाद से एचएमपीवी का भूत पिछले साल पूरी तरह से प्रोपेगेंडा मीडिया से गायब हो गया। तो उससे 1 साल पहले जाइए, मंकी पॉक्स आ गया, स्कूल भी बंद कर दिए गए, टेस्टिंग चालू कर दिया गया, और लगभग इसी समय, और तब हमने मंकी पॉक्स को एक्सपोज करने के लिए फिर से वही काम किया। हमने मंकी पॉक्स का टेस्ट किट मंगवाया और उस टेस्ट किट से हमने मंकी पॉक्स के 25 टेस्ट कर दिए, फिर दोबारा 25 का दोबारा बैच, 25 का दोबारा बैच। हमने देखा कि अगर एक इंसान को 25 बार टेस्ट कर दिया जाए एक बार, तो मंकी पॉक्स पॉजिटिव आ ही जाएगी। डॉक्टर नमिता का ब्लड सैंपल लिया था तो वो एक बार पॉजिटिव आ ही गई, कुछ लोग नहीं भी आए लेकिन कुछ लोग आ भी गए। तो वो सारे रिकॉर्ड्स, सारे सबूत हमने इस किताब में डाला, इस किताब को रिलीज किया। वो आप देखेंगे ऑनलाइन सारे स्टोर्स पे है। और उसके बाद से मंकी पॉक्स का भूत जैसे ही एक्सपोज हुआ खत्म हो गया। तो मैं आपको श्योरली ये बता सकता हूँ, आज के इस कॉन्फ्रेंस में करीब इस वक्त 50 से अधिक लाइव जगह पे चल रहा है, सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, फेसबुक में अभी लाइव चल रहा है, बाकी यहाँ पे कैमरा है। कल से आई एम श्योर नीपा का भूत प्रोपेगेंडा मीडिया के टीवी स्क्रीन से गायब होने वाला है। तो ये समझने वाली बात है कि जो तो मुद्दा है ही नहीं उसे मुद्दा बना देना और डरा देना। याद रखिएगा, जब आप डर जाते हैं
तब आपको लूटना बहुत आसान हो जाता है, वेरी इजी, है ना। डर के दुबक के बैठ जाएंगे। एक डरे हुए इंसान से आप कुछ भी लिखवा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। एक डरा हुआ इंसान अपनी जान देने को भी तैयार हो जाता है। याद कीजिए, कोरोना पॉजिटिव आ गया, इस डर से वो हॉस्पिटल के छत से कूद गया, मर गया। याद आ रहा है कुछ, है ना। तो आप अगर ढंग से डरा देंगे किसी को, तो अपनी जान देने के लिए, माल देने के लिए, सब कुछ देने को इंसान तैयार हो ही जाता है। यहां तक कि अपने पेरेंट्स की लाश भी देने को तैयार हो जाता है ना। लाश भी हॉस्पिटल में छोड़ के आ गए, अच्छी तरह डरा दो तो। क्यों छोड़ के आ गए? कोरोना ना फैल जाए। क्या हम सब ने क्लास 8वीं पढ़ी है? हमने पढ़ी है। क्लास 8वीं में हमने सुना है, पढ़ा है उसमें कि डेड बॉडी कोई भी वायरस या बैक्टीरिया फैला नहीं सकता कभी, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस फैलाने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, सांसें लेना पड़ेगा, और डेड बॉडी में तो सांस ले सकती, ना बोल ही सकती, ना खा सकती है। तो डेड बॉडी इज लाइक ए स्टोन, और स्टोन से कोई चीज फैलती नहीं है। इतनी छोटी सी बात है जो अपने बचपन में पढ़ा है, क्लास 8 के सिलेबस का पार्ट है, और उसके बाद भी इतना इंसान डर गया कि भूल गया कि प्रिंसिपल ऑफ ये बायोलॉजी है क्या, कोई चीज कैसे फैलती है। जरा सोच के देखिए, हमारे पूरे देश में किसी एक ने भी ये मुद्दे उठाए? हम तो तब से बोलते आए हैं, हम या हमारे जो एक्सपर्ट्स है वो तो बोलते हैं, उनको छोड़ दीजिए उसके अलावा, जबकि हम सबने पढ़ाई की है ना। तो जो तो मुद्दा था ही नहीं कभी। कई बार लोग बोलते इतने लोग मरे कैसे? फिर मरा वही जो हॉस्पिटल गया। जो हॉस्पिटल गया नहीं वो मरा ही नहीं। कोरोना काल को याद कीजिए, जितने लोग मरने वाले आपको याद आएंगे वो हॉस्पिटल गए, वहां पूरी तरह से तैयारी कर ली गई, सारा जहर था उनके पास, अभी भी है। नीपा के नाम से जो जाएगा, रेटनोविर है, लेप्नोविर है, रेमडेसिविर है, याद कीजिए, बस पहुंचे तो सही, वो लगा देंगे, इंसान मर जाएगा, बोल देंगे नीपा से पहली मौत, ठीक है ना। तो नीपा का खौफ फैलाने में आपकी लाश भी काम आएगी। ये आज की सच्चाई है, और कोई बंद कमरे में नहीं बोल रहा हूं, ये तो लाइव चल ही रहा है ना, और बाकी जो कैमरा अपने सोशल मीडिया में आप चलाएंगे ही चलाएंगे, ठीक है। तो ये मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस भरोसे में हैं कि आपका हेल्थ का ध्यान कोई हेल्थ मिनिस्ट्री कर देगी, कोई मेडिकल का हॉस्पिटल करेगा, वो नहीं करने वाले, वो तो आप ही को करना है। तो क्या करना है आपको, वही आज हम बात करने वाले हैं, रियल मुद्दे पे बात करने वाले हैं। रियल मुद्दा आज का ये है कि आज के बच्चे सबसे ज्यादा बीमार हैं। इतने बीमार कभी नहीं थे जब हम बचपन में थे, इवन आज भी इतने बीमार नहीं है जितने आज के बच्चे भी बीमार हैं। आप इसके बाद जो लोग लाइव देख रहे हैं, इसके बाद आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, पब्लिक स्कूल में, आप पाएंगे हर 2 में से एक बच्चे को डेंटल प्रॉब्लम, दांतों की दिक्कत। बच्चों को हर तीसरा बच्चा चश्मा पहला बार नजर आएगा, हर चौथे बच्चे को डाइजेशन इशू है, सीरियस इशू। हर 10वां बच्चा ADHD का पेशेंट है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हर 100 में से एक बच्चे को ऑटिज्म है, जो कि स्कूल ही नहीं जा पाता, उनके लिए स्पेशल स्कूल होती है। हर 500 में से एक बच्चे को आज की टाइम पे सेरेब्रल पाल्सी है। सेरेब्रल पाल्सी आगे मैं दिखाऊंगा। सेरेब्रल पाल्सी का मतलब एक तरह से वो जिंदा तो है, लेकिन बस जिंदा ही है। जैसे आप आराम से बैठे हुए ना, उनके पेरेंट्स को अगर बच्चे को बिठाना है तो एक रस्सी से बांधना पड़ता है, क्योंकि जब बैठते हैं तो बैठने के लिए भी इन मसल्स का सपोर्ट की जरूरत है। उनकी मसल सपोर्ट नहीं करती, बस मुश्किल से सांस ले पाते हैं, इतनी सपोर्ट करते हैं। सेरेब्रल पाल्सी, राइट। हर 500 में से एक बच्चा, हर 1000 में से एक बच्चा डायबिटीज टाइप 1 का पेशेंट है आज की तारीख में। अब याद कीजिए, जो बीमारियों के नाम मैंने लिए, मेरी उम्र के लोग, 50 साल से ऊपर वाले लोग, याद कीजिए हमारे टाइम पे, हमारे स्कूल के टाइम पे कभी ऑटिज्म, ADHD ये सारे नाम सुने थे आपने? तो एकाएक कहां से आ गए ये नाम? अब किसी डॉक्टर से पूछे, बोले जेनेटिक है। अगर तो जेनेटिक है, फिर तो हमारे पूर्वज को भी इनमें से कोई ना कोई बीमारी होनी चाहिए, फिर तो 40 साल का भी कोई ऑटिज्म का पेशेंट होना चाहिए, जो 40 साल का है आदमी और ऑटिज्म का पेशेंट भी है। तो ऐसे लोग आपको एक भी नहीं मिलेंगे, नॉट अ सिंगल वन, क्योंकि उस वक्त ये सारी बीमारियां थी नहीं। अब कैसे आ गई? आज हम बात करेंगे कैसे आई, और कैसे प्रिवेंट करें, और कैसे ठीक करें। और जो बच्चे ठीक हुए हैं, वो पेरेंट्स भी यहाँ पे हैं, उनसे मिलाऊंगा मैं, राइट। तो वो भी हम देखेंगे। तो उसके लिए पहले समझना पड़ेगा आज इतनी बदतर हालत कैसे हुई हमारी, और उसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आज भी हमारी दुनिया में 10% ऐसी आबादी है जो किसी तरह का कोई वैक्सीन कभी नहीं लगाती।
10%। कई सारे कारणों से वो वैक्सीन नहीं लगाती, चाहे वो रिलीजियस ग्राउंड पे नहीं लगाती, चाहे वो यूं ही छूट गए तो नहीं लगाया, लेकिन नहीं लगाती। पूरे दुनिया में मैं बच्चों के ऊपर जो वैक्सीन लगते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जितने सारे बच्चे बचपन में लगते हैं ना, पोलियो के लगते हैं और टीबी के लगते हैं, जो हर तरह के जो वैक्सीन हैं, MMR वैक्सीन हैं, ये सारे वैक्सीन जो बचपन में शेड्यूल में जाके लगाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आज भी हमारे दुनिया में 10% लोग जिनको वैक्सीन कभी लगा नहीं। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब भी कभी दुनिया में ऑब्जर्वेशनल स्टडी हुए, ऑब्जर्वेशन स्टडी बिटवीन वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन एंड अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन, दो तरह के पॉपुलेशन होंगे ना, वैक्सीनेटेड ले लिए 100 जिनको बचपन के सारे वैक्सीन लग गए, और अनवैक्सीनेटेड ले लिए 100 जिनको कोई वैक्सीन नहीं लगा। अब इन दोनों की जिंदगी को अगले 20 साल तक नोटिस किया, इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन स्टडी। और जब भी इस तरह के स्टडी हुए, वो स्टडी यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखा गया, ये इस स्टडी के अनुसार कि जो वैक्सीनेटेड स्टडी बच्चे हैं उनमें 5 गुना ज्यादा बीमारियां होती हैं अनवैक्सीनेटेड बच्चों से ज्यादा, 5 गुना, 5 टाइम दे आर मोर सिक, राइट। और ऐसा एक स्टडी नहीं है, ऐसे हजारों स्टडी हैं। और ये देखा गया कि वैक्सीनेटेड बच्चों में डिप्थीरिया, टिटनेस, वूपिंग कफ वो 2 गुना ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू जिन्होंने कोई वैक्सीन नहीं लगाई। और इसी तरह का ये आप देखेंगे न्यूजीलैंड स्टडी, जिसमें वैक्सीनेटेड वर्सेस अनवैक्सीनेटेड बच्चों पे लॉन्ग टर्म स्टडी किया गया कई साल तक। तो ये देखा गया, चाहे वो अस्थमा हो, एक्जिमा हो, ईयर इन्फेक्शन हो, टॉन्सिल हो, अचानक मौत हो जाना हो, हाइपर एक्टिविटी हो, ये वैक्सीनेटेड बच्चों में कई गुना ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू जिन बच्चों ने कभी कोई वैक्सीन नहीं लगाया। ये वैक्सीन के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सारी जड़ ही ये है, सारा कारण ही ये है। और इसी तरह के स्टडीज हैं, ये स्टडी है USA का स्टडी है, जनरल पॉपुलेशन वर्सेस जिन्होंने कोई वैक्सीन नहीं लगाई। जनरल पॉपुलेशन मतलब ऐसे लोग जिन्होंने कोई ना कोई वैक्सीन लगाई है या सारी लगाई है। तो ये आंकड़े आपके सामने हैं, ये आंकड़े अगर ध्यान से देखेंगे तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि वैक्सीनेटेड बच्चों में अस्थमा होता है ज्यादा, अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में अस्थमा नाम की चीज ही नहीं होती। ठीक उसी तरह से बाकी सारी बीमारियां स्क्रीन पे लिखी आ ही रही हैं। ADHD कई गुना ज्यादा होता है, 10-15 गुना ज्यादा होता है वैक्सीनेटेड बच्चों में, यानी कि 1500% इन कंपैरिजन टू अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन। तो इस तरह से अगर मैं स्टडी पे स्टडी दिखाता जाऊं तो वो लिस्ट बहुत लंबी है, 1-2 घंटे चाहिए। लेकिन एक स्टडी दिखाऊंगा, ये गवर्नमेंट ऑफ यूएस के गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जो स्टडी है, जो अभी भी आप एक्सेस कर सकते हैं hsgac.cnet.gov में जाके, वो दिखा रहा हूं कि गवर्नमेंट की अपनी स्टडी जो अभी भी अपलोडेड है कि वैक्सीनेटेड वर्सेस अनवैक्सीनेटेड, जिन बच्चों को वैक्सीन मिला उनमें ब्रेन डिस्फंक्शन होता है, जिनमें वैक्सीन नहीं लेते उनमें ब्रेन डिस्फंक्शन शून्य, होता ही नहीं कभी। ठीक इसी तरह से जो बच्चे वैक्सीनेटेड होते हैं उन्हीं में डायबिटीज टाइप 1 होता है, जो बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी जाती उन्हें डायबिटीज होती ही नहीं कभी। मतलब कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो होगा ही नहीं कभी, राइट। और ऐसे ही ADHD, जिसके जो आज का टॉपिक है, ये सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेटेड बच्चों में ही होता है। दुनिया में जिन बच्चों ने वैक्सीन नहीं लगाया उनमें से एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा जिसको ADHD हो या जिसको ऑटिज्म हो, राइट। वो बहुत रेयर है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अनवैक्सीनेटेड बच्चों में कभी नहीं होती। या फिर टिक्स का मतलब होता है कि अनवॉलंटरीली कुछ ना कुछ बॉडी में एक्शन। कई लोग होते हैं ना अनजाने पल के ऐसे करते रहते, कुछ लोग करते रहते, कुछ लोग कोई ना कोई बात बोलते रहते हैं रिपीटेडली, टिक्स बोलते हैं। वो सिर्फ वैक्सीनेटेड बच्चों में ही होती है। साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी अनवैक्सीनेटेड में शून्य, होती ही नहीं है। तो जितनी स्टडी आप देखेंगे इसी तरह से और खूब सारी स्टडीज हैं, राइट। ये जो वैक्सीनेटेड बच्चे हैं उनकी मृत्यु सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी काफी कम होती रहती है इन कंपैरिजन टू जिन्होंने कभी वैक्सीन लगाई ही नहीं। तो ये स्टडीज हैं और इस तरह से लिस्ट बहुत ज्यादा है। और अगर सारे स्टडी आपको देखने हैं पूरे एविडेंस के साथ, तो आज जो किताब हम रिलीज करेंगे दैट इज क्योर ऑटिज्म नाउ, उसके पहले मॉड्यूल में आपको देखने को मिल जाएगा। और लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन क्या है कि जिनको ये लगता है, कि वैक्सीन से तो हमारी बीमारियां कम हो गई, पोलियो नहीं है, कई सारी और बीमारियां नहीं है जो पहले हुआ करती थी, ऐसा दिमाग में आता है ना,
तो ध्यान से देखेंगे आंकड़े। फॉर एग्जाम्पल ये मीजल्स का आंकड़ा है। एक टाइम था 1900, मीजल्स का आंकड़ा यूएसए का 1900 से लेके अभी तक का, कि मीजल्स काफी ज्यादा तेजी से फैलता था, लेकिन मीजल्स धीरे धीरे फैलना कम हो गया, मीजल्स से मृत्यु कम हो गई, और जब फाइनली बहुत कम हो गया, ये वो टाइम था जब मीजल्स का वैक्सीन आया था। जब मीजल्स दुनिया से जाने लगी थी तब वैक्सीन आया, और अब ये लगता है कि एक बीमारी कम है बिकॉज ऑफ द वैक्सीन। चाहे हम यूएस का आंकड़ा देखें, चाहे हम यूके का, इंग्लैंड का आंकड़ा देखें, वैक्सीन कब आया? वैक्सीन केम एट दिस टाइम जब ये बीमारी दुनिया से जा चुकी थी। ये बीमारी दुनिया से गई कैसे फिर, अगर वैक्सीन ने ये कमाल नहीं किया तो? जब सैनिटेशन अच्छा होने लगा, साफ पानी मिलने लगा, भरपूर ठीक से खाना मिलने लगा, तो लोगों की हेल्थ ठीक होने लगी। ये वो टाइम था 1910 का या 20 का, जब माल न्यूट्रिशन ज्यादा होता था दुनिया में, या फिर पानी की जो क्वालिटी होती थी, हाइजीन होता था, वो बहुत खराब होता था, या फिर गंदगी ज्यादा होती थी। जैसे जैसे वो ठीक होता चला गया, दुनिया से कुछ तरह की बीमारियां गायब होने लगी। इंटरेस्टिंगली उसी के बीच में वैक्सीन को घुसा दिया और सारा श्रेय वैक्सीन पे डाल दिया गया। और ये सब एक बीमारी की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे और भी बीमारियां। आगे क्यों नहीं हो रहा भाई? हो गया। अब ये पर्ट्यूसिस, एक और बीमारी, वूपिंग कफ बोल सकते हैं। वूपिंग कफ पहले काफी होता था, लेकिन 1940 में कम होने लगा। कम होते होते जब बहुत कम हो गया, इस टाइम पे वैक्सीन की एंट्री हुई। तो इतिहास अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे जिन बीमारियों के लिए वैक्सीन लग रही थी, वो बीमारियां ऑलमोस्ट जाने के कगार पे थी जब वैक्सीन की एंट्री हुई। तो वो कुछ एग्जाम्पल ये रहे। और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनकी कोई वैक्सीन आई ही नहीं, जैसे टाइफाइड मोर्टेलिटी रेट पहले काफी ज्यादा होती थी, लेकिन वो भी धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो गई। तो इस तरह के आंकड़े अगर आपको देखने हैं तो किताब के अंदर तो मिल ही जाएंगे। हम बात करते हैं करना क्या होगा इस पे। तो याद रखिए, जब कोई भी वैक्सीन आपके बॉडी में डाला जाता है तो आपके बॉडी में ये सारी चीज डाली जाती है। ये सारी वो खतरनाक केमिकल है जो सीधे ब्लड में जाएगा तो आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो ये सारे केमिकल्स के बारे में खुद ही थोड़ा स्टडी कर लीजिए। खुद स्टडी नहीं करना चाहते तो जो किताब आज रिलीज होगी उस किताब को पढ़ लीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा दैट दीज आर द केमिकल्स जो हमें बच्चों के ब्लड में या अपने ब्लड में कभी भी नहीं इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और अगर करेंगे तो भुगतेंगे भी हम या हमारे बच्चे, राइट। तो ये हमें समझना होगा कि आप जरा सोच के देखिए कि इस तरह के केमिकल्स को बॉडी में डाल के कैसे हमारी हेल्थ अच्छी हो सकती है। जब भी कोई आपको बोलता है, चाहे वो डॉक्टर हो, हेल्थ मिनिस्ट्री हो, कोई स्कूल हो, कोई भी बोले कि वैक्सीन से फायदा होता है, तो फायदा होता है तो कैसे पता फायदा होता है? कोई सबूत तो होगा। दुनिया में कोई सबूत नहीं है, एक भी ऐसा रिसर्च पेपर नहीं है जो ये बता सके कि वैक्सीन लेने के बाद ये वाली बीमारी गई है। एक भी नहीं है ही नहीं। और मैंने तो ऐलान किया था, मेरी जो किताब थी कोविड-19 वैक्सीन एंड द वायरस, कि अगर कोई एक सबूत दिखा देगा तो मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा। लेकिन उस ऐलान को मैं बढ़ा के 10 लाख कर देता हूँ। 9 लाख रुपए आचार्य मनीष देने वाले हैं, ठीक है ना। तो टोटल 10 लाख हो गया। तो 10 लाख कर देता हूं कि एक भी सबूत आप ले आओ जिसमें यह साबित होता हो कि वैक्सीन देने से किसी भी रूप में किसी को भी कोई फायदा होता हो, राइट। तो अब हमारा मुख्य सवाल यह था कि बच्चों में इतनी बीमारी क्यों बढ़ रही है, इसको समझने की फिर हमें यह समझना होगा हम क्या करें कि वो ठीक हो जाए। ऑटिज्म ठीक हो जाए, ADHD ठीक हो जाए, सेरेब्रल पाल्सी ठीक हो जाए, रियल मायने में ठीक हो जाए, वो मेन स्ट्रीम में लोग बच्चे आ जाए, नॉर्मल स्कूल में जाने लगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाए, खुद ही अपने कपड़े पहन पाए, माँ को माँ बोल पाए, बाबा बोल पाए, गाना गा पाए, डांस कर पाए। क्या ये हो सकता है? ये हो सकता नहीं, ये हो गया है। और आज हम ऐसे कुछ बच्चों को पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये हालत यहाँ तक पहुंची कैसे। सन 2000 का ये अब देखेंगे आंकड़ा, समझाने के लिए बता रहा हूँ। यूएस में उस वक्त हर बच्चे को अनिवार्य रूप से 21 वैक्सीन लगते थे बचपन में, और तब वहाँ का ऑटिज्म था, हर 150 में से एक बच्चे को ऑटिज्म था।
आज की तारीख में यूएस में कम से कम 40 वैक्सीन लगते हैं, मैक्सिमम 70 वैक्सीन लगते हैं एक बच्चे को 10 साल के अंदर अंदर। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ वैक्सीन बच्चों में बढ़ते गए उसी रफ्तार से ऑटिज्म का स्टैटिस्टिक्स भी बढ़ता गया। आज की तारीख में हर 31 बच्चे में से एक बच्चा ऑटिज्म का पेशेंट है। लड़कों की बात करें तो हर 12 में से एक बच्चा ऑटिज्म का पेशेंट है यूएस में। यानी कि यूएस में सड़क में जाते हुए 12 बच्चे मिलेंगे तो 12 में से रैंडमली एक बच्चा ऑटिज्म का मिल जाएगा। कितनी भयंकर बात है। इसका कंपैरिजन भारत के आंकड़े से करें तो भारत में 12 वैक्सीन लगते थे सन 2000 में एक बच्चे को 10 साल की उम्र तक। तो तब 2000 में से एक बच्चे को ऑटिज्म हुआ करता था, 2000 में से एक बच्चा। आज की तारीख में हर बच्चे को 23 वैक्सीन कम से कम लगते हैं। तो आज की तारीख में हमारे देश में हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है, हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है। तो ठीक इसी तरह से ADHD का आंकड़े भी आपकी आंखों के सामने हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का पेशेंट बन जाए तो आपको सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ वैक्सीन अधिक बढ़ा दीजिए। जिस रफ्तार से वो बढ़ाएंगे उसी रफ्तार से उनके अंदर बीमारियां आती जाएंगी, बड़ी भयंकर तरीके से आती जाएंगी। हमारे पेरेंट्स में आपसे मिलाता हूँ कि वो बड़े खुश हुए कि हम पेरेंट बने, बच्चे ने बोलना भी सीख लिया, बात करने लगा, समझने लगा, खड़े होने लगा। लेकिन जैसे जैसे वैक्सीन लगते गए जो चीज बच्ची की उपलब्धियां थी वो वापस आने लगी, धीरे धीरे वो रिवर्स होने लगी, वो गायब होने लगी। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन होती होगी किसी पेरेंट्स के लिए। तो यहाँ पे अभी तक तो मैं बात कर रहा था कि मुख्य प्रॉब्लम क्या है, मुख्य प्रॉब्लम है वैक्सीन। लेकिन ये चीज़ आपके दिमाग में, सबके दिमाग में ऐसा भर दिया गया है बार बार बोल बोल के कि वैक्सीन तो जान बचाता है, ये वैक्सीन ने आपको बचा के रखा, अगर ये बच्चे को नहीं लगाएंगे तो आप मर जाते हैं। याद कीजिए मेरी उम्र के लोग, जब हम बच्चे थे तो लकी थे हम, 2 3 4 वैक्सीन लग के ही काम छूट गया हमारा, राइट। तो इसीलिए हमारे ऊपर उतना प्रभाव नहीं पड़ा, वी आर स्टिल हेल्दी। हालांकि वो 2 3 4 भी नहीं लगने चाहिए थे। तो अब ऐसे बच्चे हम सबके सोसाइटी में हमारे आसपास हैं, तो उनको हम ठीक कैसे करें। तो पहला स्टेप तो ये हुआ कि ऐसे बच्चे को दिक्कत ही ना आए। तो पहला मैसेज तो ये है कि किसी भी हालत में किसी भी तरह का कोई वैक्सीन कभी भी किसी को किसी भी रूप में नहीं लेना चाहिए। वेरी सिंपल, क्योंकि ऐसा कोई सबूत है ही नहीं कि जिससे साबित होता हो कि किसी भी एक वैक्सीन से किसी भी तरह से कोई भी फायदा किसी को भी कभी हुआ है या हो सकता है। सबूत ही नहीं है, एविडेंस है ही नहीं। जिनको लगता है एविडेंस है तो वो दिखाइए। मैंने तो दिखाया एविडेंस, ये तो थोड़े से है, बाकी किताब में आप देख लीजिए। और ये एविडेंस मेन स्ट्रीम मीडिया का है, एविडेंस नहीं है। एक वो मेडिकल इंडस्ट्री बोल जरूर रही है, मेडिकल साइंस में एविडेंस नहीं है। हमने मेडिकल इंडस्ट्री को मेडिकल साइंस समझ रखा है। आप जब अपने घर में जाएंगे, जो लोग ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, आप जब ये मेरा लेक्चर खत्म होगा अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाइए और बोलिए कि एक सबूत दिखा दो जिससे ये साबित होता हो कोई भी एक वैक्सीन किसी भी रूप में थोड़ा बहुत भी फायदेमंद है। एक दिखा दो। कुत्ते के काटने के बाद वैक्सीन लेते हैं तो उससे फायदा होता, दिखा दो। याद रखिए, जब कुत्ता काटेगा तो या तो रेबीज आपके बॉडी में जाएगा या नहीं जाएगा, दो ही चीज तो होंगी। क्या पता कुत्ते को रेबीज खाए नहीं। अब रेबीज गया ही नहीं तो आप मरेंगे नहीं। और लेकिन सारा श्रेय किस पे दे दिया, वैक्सीन पे दे दिया। उसने मैंने वैक्सीन लगाया तो मैं बच गया। खैर वो टॉपिक आज का नहीं है, वो कभी और बात करेंगे। लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जो, क्योंकि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती का दिन है, तो अपने आप को आजाद कैसे करेंगे। अपने आप को आजाद तभी करेंगे जब अपने आप से आप पूछना सीखेंगे, आंख बंद करके जब विश्वास नहीं करेंगे। आफ्टर ऑल इसे एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बोला जाता है। तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का एविडेंस कहाँ है, ये बात आपको पूछना ही होगा, राइट। अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वेयर इज द एविडेंस। एक एविडेंस तो लेके आओ, एक एविडेंस। हमने ये पत्र लिखा, 1000 लोगों को लिखा, जितने मेडिकल एसोसिएशन है, राइट, कि भाई आप एविडेंस एक तो दीजिए, राइट। कोई नहीं देने वाला, बिकॉज वो है ही नहीं वो। तो खैर पहला स्टेप तो ये है अभी तक का कंक्लूजन, कि एक मैसेज ये है कि किसी भी रूप में कोई वैक्सीन कभी किसी को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है और क्या क्या और है, बहुत सारे और सवाल होंगे। उसके लिए आज जो किताब रिलीज होगी उसमें से आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर किसी बच्चे को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो ही गया है तो अब क्या करेंगे, उसको उस ट्रैप से बाहर निकालेंगे। तो उस पर हम बात करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे पेरेंट्स यहाँ पे हैं जो अलग अलग शहरों से आए हैं, जिन्होंने अपने बच्चे को ठीक किया है और वो मैसेज आपको देना चाहते हैं, इस उम्मीद से
कि ये जो देख रहे हैं जो लोग, अगर ऐसे पेरेंट्स भी देख रहे हैं या आप किसी पेरेंट को जानते हैं जिनके बच्चे को ऑटिज्म या ADHD है, तो ये वाला संदेश इन पेरेंट्स का जो आपके सामने आएंगे अभी जरूर उन तक पहुंचाइए, तो आपको समझ आएगा कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी आसान से आसान तरीके से घर बैठे ही अक्सर ठीक हो सकती है। ऐसी बीमारी जिसे बोल दिया गया है वो कभी ठीक ही नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप इस अभी ऑडियंस में हमारे पास ऐसे बच्चे और पेरेंट्स बैठे हुए हैं, अभी मैं मिलाता हूँ। और हमारा जो जनवरी महीने का जो बैच है, जनवरी 2026 का जो बैच, हम एक बैच में 250 ऐसे बच्चों को शामिल करते हैं जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ते हैं 1 महीने के लिए, और फिर उनको हम जो बताते जाते हैं वो अपने घर पे करते हैं। ये पूरी तरह फ्री है और ये हर हफ्ते एक नया नया बैच बनता जाता है। और जब उनका हमने ऑब्जर्वेशन स्टडी किया, पहले तो हमने उनको पेरेंट्स को बोला कि ऑब्जर्वेशन स्टडी करने वाले, सारे पेरेंट्स ऑब्जर्वेशन स्टडी के लिए मानते नहीं हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं कि उनके बच्चे अगर ठीक हो ही गए तो दुनिया को ये पता चले कि कभी हमारे बच्चे ठीक नहीं भी थे। हालांकि उसमें ना तो बच्चे की गलती है ना पेरेंट्स की गलती तो ये रहा आपके सामने है, इसकी गलती है, या तो इसकी गलती है या इसको जिन्होंने प्रमोट किया उसकी गलती है, लेकिन अब वो बच्चे ठीक हो चुके। लेकिन जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हमारे ऑब्जर्वेशन स्टडी में जनवरी महीने के, तो ऑटिज्म और ADHD के बच्चे जो हमारे कैन प्रोटोकॉल को फॉलो किया लगभग 15 दिन या उससे अधिक, राइट, कैन क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल, जिसके बारे में बताने जा रहा हूं मैं। और ऐसे 110 बच्चे का ऑब्जर्वेशन स्टडी में आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें UK, थाईलैंड, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से एक पेशेंट थे, बाकी सारे पेशेंट भारतीय थे। और भारत में भी अलग अलग प्रांतों से जो कितने कितने पेशेंट हैं वो डिटेल आप देख रहे हैं। और इसमें भी जो मेल थे बच्चे, लड़के, वो 79%, और इस वाले ग्रुप में जनवरी वाले में 21% फीमेल। हमेशा आप देखेंगे वर्ल्ड एवरेज है करीब 25% फीमेल होती हैं और 75% मेल होते हैं। मेल लड़कों में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ज्यादा होता है, 3 गुना ज्यादा इन कंपैरिजन टू द गर्ल्स। क्यों होता है, क्या है, ये एक अलग मुद्दा है, कभी और बात करेंगे। तो और आप देखेंगे ज्यादातर बच्चे इस ग्रुप में 6 to 10 ईयर्स 58%, 16 साल से ऊपर वाले बच्चे सिर्फ 3%, क्योंकि आज से 20 साल पहले ये सब प्रॉब्लम थी भी नहीं, 2000 से पहले कम थी, क्योंकि तब वैक्सीन भी कम लगते थे, राइट। वैक्सीन बढ़ा तो बढ़ जाएगा। अभी US में 22 सितंबर को ट्रंप ने अनाउंस किया, लगातार अनाउंस किया, क्लियरली उन्होंने बोला कि आज हमारे देश में जो ऑटिज्म है उसका सिर्फ सबसे बड़ा एक ही कारण है, वो है बच्चों को जो वैक्सीन लग रही है, क्लियरली। और अब US ने वैक्सीन को एक एक करके उनकी संख्या को कम करना शुरू कर दिया, ऑफिशियली कम करना शुरू कर दिया, राइट। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नंबर 1, इससे कोई फायदा है नहीं है। नंबर 2, क्या इसी से ऑटिज्म होता है, ADHD होता है? यस। सो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये प्रूवन है। तो इसमें आगे हम चलेंगे तो कैन प्रोटोकॉल क्या है? कैन क्योर ऑटिज्म नाउ एक खास प्रोटोकॉल है, जिस प्रोटोकॉल से फॉलो करते ही बच्चे बोलने लगते हैं, उनकी हैंड क्लैपिंग बंद हो जाती है, उनकी टो वॉकिंग खत्म हो जाती है, उनकी हाइपर एक्टिविटी कम होने लगती है, ठीक होने लगती है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, सुनने लगते हैं, एक नॉर्मली बिहेव करने लगते हैं। इसे बोलते हैं कैन प्रोटोकॉल। कैन प्रोटोकॉल का मतलब बड़ा सिंपल है, मॉडल से आपको समझाता हूँ। कुछ चीजों को नहीं करना, जैसे 6 साल का बच्चा, तो हमने बोलते हैं जो वैक्सीन लगाया आगे से मत लगाना, एंटीबायोटिक्स को मत देना, किसी भी तरह का, कोई तरह का फास्ट फूड मत देना, किसी भी तरह का एनिमल प्रोटीन, मतलब डेयरी प्रोडक्ट एंड एनिमल प्रोटीन, एनिमल फूड नहीं देना। तो या जो स्क्रीन एक्सपोजर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उसको कम से कम कर दो, 0 ही कर दो। तो कुछ चीजें हैं जो ऑटिज्म को बढ़ावा देती हैं, वो नहीं करना है, और कुछ चीजें हैं जो जोड़ना है, वो ये अपने आप को धूप से जोड़ लो। वो सारे बच्चे धूप के साथ सुबह सुबह खेलते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं, नीम लेते हैं, प्रोबायोटिक्स लेते हैं, प्रोबायोटिक ड्रिंक लेते हैं, घर पे बना के, दुकान वाला नहीं, DIP डाइट पे रहते हैं। और जब ये सारा कुछ करते हैं तो 0 वोल्ट थेरेपी मतलब ग्राउंडिंग, बच्चे नंगे पैर सुबह घास मिट्टी के ऊपर खेलना, पहला स्टेप। तो इस ग्रुप में अगर आप देखें तो हमारे जो 110 बच्चे का ग्रुप है जिन्होंने ऑब्जर्वेशन स्टडी में पार्टिसिपेट किया, उनमें से 70% बच्चे कर पाए ग्राउंडिंग, बाकी बच्चे नहीं कर पाए ठीक से, क्योंकि उसके पेरेंट्स को टाइम नहीं होगा या वो बच्चा खुद ही नहीं जाना चाहता होगा, वो अलग बात है।
और करीब सनलाइट एक्सपोजर 78% बच्चों को ठीक ठाक मिल गया और ऑन एवरेज डीआईपी डाइट 83% बच्चों को ठीक से फॉलो कराया गया, बाकियों को ठीक से नहीं कर पाए शायद। कोकोनट जो कि मुख्य इंग्रेडिएंट है, कोकोनट का फैट, प्लांट फैट, एनिमल प्रोटीन को रिप्लेस कर दिया प्लांट फैट से। इसके पीछे का साइंस समझना है तो इसके आगे आपको समझ में आएगा, या बुक के अंदर तो लिखा ही है। डिनर 8 बजे से पहले करा देना, उसके बाद कुछ मत देना खाने को, ये 85% पेरेंट ने फॉलो किया। प्रोबायोटिक ने 87% फॉलो किया। लगभग सारे बच्चों ने एक चीज जरूर फॉलो की, वो है नीम का सेवन। सोच के देखिए, अगर मैं आपको बोल दूं कि नीम के पत्ते चबाने हैं आपको, तो आप सोचेंगे मैं कैसे कर पाऊंगा, उससे अच्छा बीमार रहना ही ठीक लग रहा मुझे तो। और उधर ये बच्चे नीम बड़े आराम से ले लेते हैं। तो बच्चों का जो एक सोच है, दिमाग है, टेस्ट बड्स है, वो हमसे अलग है। उनको पेरेंट्स को तकलीफ नहीं हुई बच्चे को नीम खिलाने में, तभी जाके आप देख रहे हैं कि अधिकतर बच्चे सबसे ज्यादा नीम थेरेपी को फॉलो किया। नीम थेरेपी का मतलब बड़ा सिंपल है, कई सारे मीनिंग है इसके जो आगे जाके आपको पता चलेगा। नीम खाना, नीम लगाना तो आगे डिटेल में आएगा। जब बच्चों ने ये किया, पेरेंट्स ने बच्चों पे कराया, कौन से वाले बच्चे? जो ऑटिज्म के पेशेंट हैं, एडीएचडी के पेशेंट हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट हैं। तो क्या हुआ उनके साथ? तो एवरेज इंप्रूवमेंट इन प्राइमरी पैरामीटर्स, जो उनके इंप्रूवमेंट है, मान लेते हैं इसमें से हम ले लेते हैं हाइपर एक्टिविटी। 92% बच्चों को हाइपर एक्टिविटी पहले थी और 51% फायदा हो गया। 51% मतलब आधे फायदा हो गया, आधे। तो इट इज अ गुड विद इन फ्यू डेज। सिमिलरली अगर हम लें स्पीच, डिलेड स्पीच, बच्चों को बोलने में तकलीफ, जो 87% बच्चों में पहले थी ऑन एवरेज, वो उनमें 27% इंप्रूवमेंट आया। जितना था उससे 27%। किसी को हो सकता है 100% इंप्रूवमेंट आ गया, किसी को हो सकता है 10% इंप्रूवमेंट आया। तो एवरेज की बात कर रहे हैं हम। ठीक इसी तरह से अगर आप देखें लिमिटेड आई कांटेक्ट, ऐसे बच्चे होते हैं जो नजर नहीं मिलाते, आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, इधर उधर देख के बात करेंगे, दैट इज वन ऑफ द सिम्टम्स। और 91% अधिकतर बच्चों में एक दिक्कत आती है, जिनमें 54% ठीक हुआ। 54% का मतलब यहाँ पे ये होता है कि कुछ बच्चे 100% ठीक हो गए, कुछ बच्चे 27% ही ठीक हुए, 20% ठीक हुए। तो एवरेज जो आया वो 54% इंप्रूवमेंट आया। तो ये है प्राइमरी सिम्टम जिनके बेसिस पे ये डायग्नोस किया गया जाता है कि बच्चे ऑटिज्म के पेशेंट हैं या नहीं हैं। जैसे इनएप्रोप्रिएट लाफ्टर, 92% बच्चे में ये वाली दिक्कत थी, जो कहीं भी हंसना नहीं है तो हंसने लगेंगे, जहाँ हंसना है तो हंसेंगे नहीं, राइट। तो इसमें जो इंप्रूवमेंट आप देख रहे हैं इस वाले बैच का 15 दिन के आसपास या 15 से थोड़े ज्यादा दिन करने के बाद, दैट इज 43% इंप्रूवमेंट, यानी कि कुछ का पूरी तरह ठीक हो गया, कुछ का पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। तो एवरेज, कुछ का बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, ऐसा भी है। तो एवरेज मिला के 43% इंप्रूवमेंट। तो इस तरह से ये है प्राइमरी सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट। एक इंपॉर्टेंट बात समझना होगा अगर आपको ऑटिज्म न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर समझना है। डायबिटीज समझना आसान है, क्योंकि डायबिटीज का एक ही पैरामीटर, ओनली वन, ब्लड शुगर रीडिंग बताओ। अगर वो कम है तो आप ठीक है, ज्यादा है तो डायबिटीज है। ब्लड प्रेशर एक ही पैरामीटर है, बीपी की रीडिंग बताओ, उसी से डायग्नोस होगा कि आप बीपी के पेशेंट है या नहीं है। जबकि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की कोई एक पैरामीटर नहीं है, इसके इतने सारे पैरामीटर हैं, प्राइमरी पैरामीटर। इन सबको ठीक करेंगे तो जाकर बच्चा ठीक हुआ मानेंगे। और सारे सिम्टम्स सारे बच्चों को नहीं होते, इनमें से कोई पर्टिकुलर 10 होंगे किसी एक बच्चे को, किसी दूसरे बच्चे को उनमें से कोई और 10 होगा। वो आपको समझना पड़ेगा, आगे समझाऊंगा। फिर सेकेंडरी पैरामीटर अलग है। So this is the secondary parameter, और इसमें आप देखेंगे कि जैसे ऐसे बच्चों को ये टर्शियरी पैरामीटर एपिलेप्सी ज्यादा होता है। नॉर्मल बच्चों को भी एपिलेप्सी हो सकता है, लेकिन ऐसे बच्चों में एपिलेप्सी फिट्स पड़ना ज्यादा कॉमन होता है। करीब इस बैच में 26% बच्चों को हमसे जुड़ने से पहले फिट्स पड़ते थे, लेकिन इनके बाद, हमसे जुड़ने के बाद 78% इंप्रूवमेंट है। यानी कि काफी बच्चों के फिट्स आना पूरी तरह खत्म हो गए, काफी बच्चों का काफी कम हो गया, बट एवरेज 78% आया, राइट। तो ठीक इसी तरह से ऐसे बच्चों में अस्थमा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस ग्रुप में 21% बच्चों के को अस्थमा था हमसे जुड़ने से पहले, और 76% इंप्रूवमेंट बताया जुड़ने के बाद। यानी कि काफी सारे बच्चों के अस्थमा प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो गई, कुछ बच्चों की ठीक नहीं हुई। तो एवरेज जाके
ये फिगर आया 76%। तो कुछ बच्चों 63% बच्चों में रेकरेंट फीवर आने की समस्या थी और उसमें 77% इम्प्रूवमेंट है। 77% इम्प्रूवमेंट का मतलब फिर वही कि कुछ बच्चों का फीवर आना पूरी तरह बंद हो गया, अधिकतर बच्चों का, लेकिन कुछ बच्चों का फीवर आना कम तो हो गया लेकिन पूरी तरह बंद नहीं हुआ। तो एवरेज कितना आया? 77%। तो इस तरह से इतनी सारी चीजों को ठीक करेंगे तो माना जाएगा कि भाई अब बच्चा ठीक है। तो याद रखिए, अगर आपने ऑटिज्म और एडीएचडी ठीक कैसे करना समझ लिया तो आपने ये भी समझ लिया फीवर कैसे ठीक करना है, अस्थमा कैसे ठीक करना है, फिट्स कैसे ठीक करना है, हेडेक कैसे ठीक करना है। क्योंकि ये सारी दिक्कतें इन बच्चों में बाकी बच्चों के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा होती है। जैसे ऐसे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में कॉन्स्टिपेशन 79% बच्चों में रिपोर्ट की गई और उसमें 78% बच्चों में ये ठीक हो गई। यानी कि आप मान सकते हैं कि अधिकतर बच्चों में कॉन्स्टिपेशन कैन प्रोटोकॉल से ठीक हो जाती है। तो ये आप देखेंगे कि नॉर्मल बच्चों में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, उनमें भी अस्थमा हो सकता है, उनमें भी फिट्स पड़ सकते हैं, बट उसके जो चांसेस हैं वो ज़्यादा इन बच्चों में होते हैं। तो अब जो फाइनल स्लाइड है इसका, कि ऐसे बच्चों में 65% बच्चे जो इस वाले ग्रुप के 110 बच्चे जो किसी न किसी दवाइयों में थी और इस कैन प्रोटोकॉल को ज्वाइन करने के बाद उनकी दवाइयाँ 92% छूट गई। 92% छूटने का मतलब काफी सारे बच्चों का सारी दवाइयाँ छूट गई, लेकिन कुछ बच्चों की थोड़ी थोड़ी दवाई वो फिर भी चला रहे हैं। हमारी तरफ से सारे छोड़ने हमने बोल दिया, लेकिन पेरेंट्स थोड़े से डगमगाए रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, लेकिन थोड़ा थोड़ा। ऐसे बच्चों की एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है समाज से दी हुई कि बोलते हैं कि थेरेपी सेंटर चले जाओ, स्पीच थेरेपी कराओ, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराओ, बिहेवियर थेरेपी कराओ, फैमिली थेरेपी कराओ, काउंसलिंग कराओ। याद रखिए, आपकी गाड़ी रास्ते में अटक गई क्योंकि आपका इंजन खराब हो गया, और अगर आप गाड़ी को ऊपर से कितना भी चमकाएं तो वो गाड़ी चलेगी नहीं। प्रॉब्लम इनसाइड है, प्रॉब्लम जीप की नहीं है कि जीप को बार बार हिलाने से वो बच्चा बोलने लगेगा। प्रॉब्लम इज इनसाइड, तो इनसाइड से ठीक करना पड़ेगा। लेकिन स्पीच थेरेपी के नाम पे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के नाम पे एक तो बच्चे को टॉर्चर किया जिसकी जरूरत नहीं थी, ऊपर से ऐसे पेरेंट्स का महीने में 25 से 50 हजार तक खर्चा भी होता है इस चीज में, जो कि ऑनगोइंग है, जिंदगी भर ही करना पड़ेगा। तो हेल्थ वाइज, इमोशनल वाइज, वेल्थ वाइज हर तरह से नुकसान ही नुकसान हुआ। तो ये मैंने आपको रिजल्ट बताया कैन प्रोटोकॉल का। कैन प्रोटोकॉल क्या होता है? हम सिर्फ इतना बोलते हैं बच्चों को, पेरेंट्स को, कि ये नहीं करना है और ये जरूर करना है एवरी सिंगल डे, और हमें बताना भी है, राइट। और जब ये करने लगते हैं तो ये इंप्रूवमेंट आने लगता है। तो इसको करने के लिए हमारे पास आने की भी जरूरत नहीं है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, सुनते रहें, पूरा आगे आपको पूरी समझ आएगी क्या एग्जैक्टली कैसे करना है। और जो आपको समझ आएगा, ये वीडियो भी उन पेरेंट्स को भेज देंगे तो वो इसको देख के भी समझ लेंगे। ये किताब लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे भी वो ठीक हो जाएंगे। ठीक होने के लिए स्पेशली आपको हमारे पास जुड़ना है तो ही ठीक हो पाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये नॉलेज लेना है, ये समझना पड़ेगा आपको। यू नीड एजुकेशन, यू डोंट नीड मेडिकेशन, दिस समथिंग यू टू अंडरस्टैंड। ये जो मैंने आपको बताया, ये मैंने वो बताया जो जनवरी में हमने ऑब्जर्वेशन स्टडी की थी 110 पेशेंट पे, और 2025 में जो हमने पिछले अगस्त से लेकर नवंबर तक जो ऑब्जर्वेशन स्टडी की थी, ये स्टडी कितने लोगों में थी? 110। वो स्टडी थी हमारी 1001 बच्चों में, 1001 बच्चे, दोनों को मिलाने तो कितना हो जाएगा? 1111। तो इतने बच्चों के ऊपर स्टडी, उसका भी नतीजा सिमिलर ही था, राइट। इतने बच्चों का जो पूरा डेटा है, एवरीथिंग, वो यहां पे मेरे पास है। ये छोटा पेन ड्राइव, इसका पूरा डिटेल, इसके अंदर का सारा डेटा, इंक्लूडिंग पेरेंट कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, पूरा रिकॉर्ड भी पिछला। और ये बड़ा पेन ड्राइव, इसमें 1001 बच्चे का डेटा, ये आपके सामने है, राइट। यहाँ रख दिया है इस उम्मीद से कि भाई ऐसे प्रोपेगेंडा मीडिया, ऐसे मेडिकल इंडस्ट्री या मेडिकल एसोसिएशन जिन्होंने आपको बताया हुआ है कि ये ठीक नहीं हो सकता, उन सबको हमने इनवाइट भेजा है कि आप आएं, और सबूत हमने रख दिया यहाँ पे। ये सबूत लेके जाएं, सबूत देखें, जांच करें इसको। क्या पता मैं यूं ही झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है।
उसको जांच करें इसको, और अगर ये आपने ठीक पाया तो हर पेरेंट्स तक पहुंचाएं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि वो ऐसा करने नहीं वाले, क्योंकि ऐसा करते ही ये पोल खुल जाती है कि अभी तक जो वो कर रहे थे उसी की वजह से आज बच्चे की हालत है। तो ये काम जो मेडिकल इंडस्ट्री नहीं करेगी, मेडिकल एसोसिएशन नहीं करेगी, जो हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं करेगी, वो काम आपको और हमें मिलकर करना है, ताकि हम ऐसे बच्चों को ऑटिज्म से आजादी दिलवा पाए, ADHD से आजादी दिलवा पाए। थैंक यू।